अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला हमारे काम में आसानी पैदा करे। हमने सैलरी को स्टार्ट किया। सैलरी किसी भी एम्प्लॉयर से अभी आपका मौजूद हो या जिसको छोड़ चुके हो या आने वाला हो, उससे जो मिलेगी वो टैक्स होगी, रिसीट बेसिस पे टैक्स होगी। और तमाम बेनिफिट्स जो आपका एम्प्लॉयर आपको देगा उसका कोई ना कोई ट्रीटमेंट होगा। या तो वो टोटली टैक्सेबल होंगे, या पार्शली टैक्सेबल होंगे, या वो एग्जाम्प्ट होंगे अगर वो आपका बेनिफिट है। कोई भी एसेट किसी एम्प्लॉय को दिया जाएगा, उस एसेट की जो मार्केट वैल्यू है वो आपकी सैलरी का हिस्सा बनेगी, उसको सैलरी ही गिना जाएगा। हाँ, आपने कुछ में पेमेंट की है, उसमें से जो आपने पेमेंट की है उसको माइनस कर दिया जाएगा। अगर किसी एम्प्लॉय ने लोन लिया अपने एम्प्लॉयर से और वो 10 लाख से ज्यादा है तो उसका 10% आपकी सैलरी गिना जाएगा। अगर आप उस पर कोई इंटरेस्ट दे रहे हैं तो उसको माइनस कर दिया जाएगा उसमें से। वो एम्प्लॉय जिन्होंने लोन लिया 10 लाख तक या उससे कम, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। वो एम्प्लॉय जिन्होंने अपने ही पैसों से लोन लिया जो उनके एम्प्लॉयर के पास पड़े हुए थे, उसका भी कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। वो एम्प्लॉय जिन्होंने लोन लिया और वो 10% या उससे ज्यादा खुद पे कर रहे हैं, उसका भी कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। वो एम्प्लॉयज जिनके पैसे एम्प्लॉयर के पास पड़े हुए हैं और वो उनसे सूद नहीं ले रहा, उसके लिए भी कोई ट्रीटमेंट लोन का नहीं होगा। डायरेक्टरशिप जो डायरेक्टर्स हैं, वो डायरेक्टरशिप फी ने या मीटिंग को अटेंड करने के पैसे ने उसका ट्रीटमेंट होगा, वो टोटली टैक्सेबल होगा। हाँ, एम्प्लॉयर पेमेंट करते हुए 20% उनका टैक्स एज एडवांस डिडक्ट कर देगा, उसका एडवांस टैक्स वो होगा इसके अंदर। एम्प्लॉय खुद बेनिफिट ले ले, उसका कोई एसोसिएट बेनिफिट ले लें या उसके बिहाफ के ऊपर किसी और को बेनिफिट दे दिया जाए, वो भी एम्प्लॉय का ही बेनिफिट समझा जाएगा। एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर बेनिफिट दे दे, उसका कोई एसोसिएट दे दे, कोई थर्ड पार्टी बेनिफिट दे दे, वो एम्प्लॉयर का ही समझा जाएगा। अगर कोई एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर से रिडंडेंसी के तौर के ऊपर रिडंडेंट हो जाए, जॉब को छुड़वा लिया जाए, गोल्डन हैंडशेक मिल जाए, एक्स ग्रेशिया पेमेंट मिल जाए, तो वो भी टोटली टैक्सेबल टैक्सेबल होगा सैलरी के अंदर। हाँ, एम्प्लॉय को ये ऑप्शन दी गई है कि आप चाहें तो इस जो अमाउंट है इसके ऊपर आप अलग से टैक्स दे दें। अपने पिछले 3 सालों का जो एवरेज टैक्स है उसकी बेस के ऊपर आप इसके ऊपर टैक्स दे सकते हैं। ये ऑप्शन है एम्प्लॉय के पास, वो एक्सरसाइज कर सकता है। तो ये बातें जो मेन चीजें थी मैंने आपके साथ डिस्कस की। आज हम जो इससे आगे कि सैलरी जो है वो एम्प्लॉय को अगर सैलरी लेट मिले और उस पर टैक्स भी ज्यादा लग जाए अ, इकट्ठी होने की वजह से, तो फिर सैलरी के पास ऑप्शन होती है एक्रूअल बेसिस की। और इसके अलावा जो मार्जिनल कॉस्ट वगैरह के जो कॉन्सेप्ट है, गाड़ी का मिलना, घर का मिलना, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, आज इंशाल्लाह हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए, इसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक को भी शुरू किया था। सूरह बकरा के अंदर हमने पहली आयत पढ़ी थी, अलिफ लाम मीम। हरूफे मुकत्तात हैं, इनको अलग अलग पढ़ा जाता है। अल्लाह ताला बेहतर समझते हैं कि इसका क्या मतलब है, हमें इसके मायने का नहीं पता है। ये काल कुरान पाक का एक मौजज़ा भी है कि अगर किसी शख्स ने ये किताब लिखी होती या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किताब लिखी होती तो ऑथर जो है वो अपनी बात को एक्सप्लेन जरूर कर देता है पूरा। तो ये भी इसका एक मौजज़ा है कि भी अल्लाह ने कहा है, मैंने एज इट इज आपको ये बता दिया है। अल्लाह ताला बेहतर समझते कि इसका क्या मतलब है। अच्छा जी, हमने इसमें बातें की थी कि अल्लाह ताला ने कहा कि तो जो तुमने हदायत मेरे से मांगी है वो हदायत इस किताब में मौजूद है, लेकिन इसकी हदायत तुम्हें तब देगी जब तुम तकवा इख्तियार करोगे, मेरे से ये सारी उम्र ख्याल रखोगे कि मैं मौजूद हूँ, तुम्हारे हर काम को मैं देख रहा हूँ, यू आर बीइंग वॉच्ड। तो फिर तुम्हें हदायत मिलेगी। अगर आपको ये हो कि यार मैं रोड पे चल रहा हूँ और ट्रैफिक सिग्नल जो है वो हर जगह पर कैमरे लगे हैं और मुझे वो देख रहे हैं, तो आप इंसान के पुत्र बन के चलेंगे ना। कोई इशारा क्रॉस है, यही तकवा है। तो आप कहेंगे कि आप ट्रैफिक का तकवा लेके चल रहे हैं वाले, समझ आ रही है। तो ये है, तो इसी तरह आपने जिंदगी गुजारनी है कि यू आर बीइंग वॉच्ड। अल्लाह ताला आपको हर हर वक्त देख रहे हैं। मेरी शार अक्सर भी करीब है,
वो मेरे सोने का हाल भी जानते हैं, मेरे उठने का हाल भी जानते हैं, मुझे अच्छी तरह वो समझते हैं। अच्छा जी, तो अल्लाह जी ने पहली, अल्लाह ताला ने बता दिया ईमान वालों की निशानी, पहली निशानी बता दी कि अल्लाह जी ने युमिनूना, वो लोग जो ईमान लाते हैं, नंबर वन, गैब पर, और वो अपनी नमाजों को क्या करते हैं, जब मेरे सामने खड़े होते हैं तो अपनी बात अगली नमाज तक कायम रखते हैं, मेरे से जो वादा वादा करके गए हैं नमाज के अंदर, और रिजक जो हमने दिया उनको वो क्या करते हैं, उसमें से खर्च भी करते हैं। अगली बात जो अल्लाह ताला ने फरमाई, वाह, और अल्लाजीना, वो लोग, युमिनूना, जो ईमान लाते हैं, किस पर, बीमा, उस पर जो, ये दो लफ्ज हैं साथ, उसके जो, माँ जो को कहते हैं उन जिला नाजिल किया गया, पैसिव वाइज सेंटेंस है। हमारे जो पैसिव होते वाले, पैसिव हमारे अंग्रेजी में गलत होते हैं, इसमें हम करने वाले को जाहिर करते हैं। एक्चुअली जो पैसिव वाइज टेंस होता है उसको पैसिव इसीलिए किया जाता है ताकि काम करने वाले का नाम ना लिया जाए। लेकिन हम क्या कहते हैं, मुझे कुत्ते ने काटा, इसका पैसिव बनाओ, मैं कुत्ते से काटा गया। हालांकि पैसिव ये होता है मैं काटा गया, ठीक है ना, तो ये होता है। तो जो मजहूल होता है, अरबी में इसको मजहूल कहते हैं, इंग्लिश में इसको पैसिव कहते हैं, उसमें करने वाला गायब होता है, उसका नाम नहीं लिया जाता। उसके ना नाम लेने की वजह दो होती है नॉर्मली। एक तो वो इतनी बड़ी जात है कि उसका बताना जरूरी नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ, आजकल टीवी पे आप देखें तो कहा जा रहा होता है, मजहूल पैसिव वॉइस यूज किए जाते होते हैं, कत्लो गारत कर दी गई मुल्क के अंदर, वोट चोरी किए गए, नाम नहीं ले रहे वो। तो वो पता है, वो नाम इसलिए ले रहे कि सबको इस बात का पैसिव, इसलिए तो पैसिव वॉइस एक तो होता है कि ऑब्वियस होता है, इसलिए नाम लेना जरूरी नहीं होता, ठीक है। ये खामन घर में आता और कहता है जी मेरी तो घर में कोई इज्जत ही नहीं है, मेरी इज्जत नहीं की जाती, तो वो किससे कह रहा है, अपनी बीवी से कि तुम नहीं मेरी इज्जत कर रही हो, ठीक है। दूसरा होता है कि बाज मुकाम के ऊपर उस शख्स का, उस हस्ती का नाम छुपाना जरूरी होता है ताकि वो नशर ना हो, ठीक है, ये दोनों सूरतें होती हैं। तो अब उन जिला नाजिल किया गया, देखिए हम कौन नाजिल करने वाला है, अल्लाह का। तो यहाँ अल्लाह ताला को जाहिर करना लाजमी नहीं था। तो जो उन जिला नाजिल किया गया, इलई का, ये दो लफ्ज है, ये है इला और का। इला तरफ, टुवर्ड्स, एंड का यू, तुम्हारी तरफ। इया का पड़ा ना पीछे, आपकी तरफ। ये का मतलब तू या तुम्हारा, दो के लिए बोलेंगे कुमा, और सब के लिए बोलेंगे तुम, अलई कुम, तुम पर, तुम सब पर। तो इलई का जो नाजिल किया गया आपकी तरफ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है, यानी हमें एड्रेस किया जा रहा है कि आपने ईमान लेकर आना है जो मैंने इस किताब में नाजिल किया। और वाह, और माँ जो, ये मद नॉर्मली आती है जब इससे पहले हमजा हो, अलीफ हो, तो इसलिए वामा उनजिला, ये एक रिदम, सौती आहंग है जो इसको किया। उनजिला जो नाजिल किया गया मिन कबली, ये भी देखें फिर कहा आ गया ना, तो अगर कबल को कर लें तो ये बन जाएगा कबल, ये उर्दू का लफ्ज है, कबल पहले को कहते हैं, प्लस का, तो आपसे पहले, यानी जो आप पर नाजिल किया गया और आपसे पहले नाजिल किया गया, उस पर आपने क्या करना है, ईमान लेकर आना है। वो ईमान, ये नहीं, ये भी निशानी बता दी गई कि आपने इस पर यकीन रखना है जो नाजिल किया गया है। मेरी अकल जो है अगर काम नहीं भी कर रही तो ये बेहतर चीज, यानी माल का खर्च करना, अकल क्या कहती है, माल कम हो रहा है, तो हमारा ईमान क्या है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरा माल है, तो नजर क्या आ रही है, मेरा माल है, मैंने खुद कमाया है। लेकिन अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, ये है ईमान का हिस्सा, कि ये मेरा माल नहीं है, समझ आ रही है ना, ये उसका माल है। यानी ये नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अपने हाथों को इतना भी ना खोल दो कि तुम खुद जो है ना वो जेर दस्त हो जाओ, खुद ही इतना माल बांट दो कि खुद तुम्हें लाले पड़ जाए खाने के। मसलन मुनासिब के साथ जो ज़कात है वो हिस्सा अदा करो, कोई गरीब नजर आ रहा है उसको आप जो है वो करो। लेकिन ये नहीं कहा गया कि आप ज़कात के पैसे शादी ब्याह पे लगा दो, कि जिस बच्ची की शादी है, हज आप पे फर्ज हुआ और आप कहते नहीं जी मैंने इसकी शादी करनी है, यही हज के बराबर है, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक।
तो ये वाले काम जो है हमारे मुआशरे में से खत्म होने चाहिए। समझ आए? तो आपसे पहले और बिल आखिराती, आखिरत को तो आप समझते हैं। अगली चीज आखिरत पर या आखिरत के साथ, हम वो यूकिनून हो यकीन रखते हैं। ये कि अब लफ्ज दो दफा आ गया, ये लफ्ज ऐसे भी हो सकता था बिल आखिराती यूकिनून, और वो आखिरत पर क्या रखते हैं, यकीन। ये जो यकीन है वो यकीन, तो हम आ गया। तो अरबों के अंदर आदत है कि बात पर जोर देना हो तो वो उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं। जैसे आ गया हम वो, तो या का मतलब भी तो वही होता है ना, वो यकीन रखते हैं, तो यानी वो यकीन रखते हैं। समझ आई है? तुम ही हो, तुमने ही ये काम करना है। यानी ये हिस्र जो है उसमें पैदा किया जाता है, जोर दिया जाता है। और आखिरत पर क्या रखते हैं, यहाँ ये नहीं कहा गया वबिल आखिरति हुम युमिनून, वो आखिरत पर ईमान रखते हैं, नहीं। अब उससे अगली दर्जा आ गया यकीन का, कि तुम इस पर क्या रखते हो, यकीन। एक है आखिरत का यकीन जो हिंदुओं के पास है, काफिरों के पास है। काफिर क्या रखते हैं यकीन, कि हमारे में दूसरा जन्म मिलेगा, तो मेरा एक दूसरा भाई होगा जो उस वक्त दुनिया में दूसरी में होगा, फिल्में भी बनी हुई है। हमारा ये यकीन नहीं है, ये पार्शल है। हम कहते हैं कि हम उठेंगे और जो हमने किया है इसका हमने आगे हिसाब देना। ये है आखिरत पे यकीन, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं इसका मुझे आखिरत में क्या करना है, हिसाब देना है। वह बिल आखिरती हुम युकिनून, मुझे इसका यकीन। ये बात हम पीछे कर चुके हैं, वह मालिक यौमिद्दीन, कि आप उस दिन के क्या है, क़यामत वाले दिन के। अब यहां अल्लाह ने कहा कि इस बात पे यकीन रखना। देखिए, अल्लाह पे ईमान रखना आसान है। मेरा और आपका यकीन है, ईमान है कि यार अल्लाह है, सही है ना। जिंदगी में मौत किसी ने नहीं देखी हुई, आखिरत भी मैंने नहीं आपने देखी हुई। तो यहां ईमान का नहीं कहा गया, उससे भी अगले दर्जे का कहा गया कि यकीन रखना है कि तुम सब ने मेरे पास आना है और इसका जवाब देना है जो तुम्हें तुम्हारे पास मौजूद है। ये मेरा ईमान है कि चाय गर्म होती है, लेकिन हो सकता है कि जो चाय मेरे पास आई वो ठंडी भी हो। लेकिन जब मैं उसको पी लूंगा और मेरे होंठों पे लगेगी, तो अब मुझे गर्माहट महसूस होगी, तो ये यकीन में बदल जाएगा। ये है यकीन। चाय गर्म होती है, लेकिन जब मैं उसको पी लूंगा तो फिर मुझे समझ लगेगा कि ये इस हद तक आपको होना चाहिए। तो जो बंदा इस बात पर आ जाएगा तो उसके लिए तो फिर जिंदगी में गुनाह नहीं करेगा। जब उसको पता चल जाएगा कि यार मैं जितनी भी कोशिश करूं रिजल्ट वही है जो मेरे रब ने देना, तो वो गलत काम करेगा ही नहीं। उसको पता है कि यार ये जो रिजल्ट है मैंने अपने रब को, ये उसका माल है, मैंने ज़कात देनी है। मैंने अपनी जायदाद में से, अपनी प्रॉपर्टी में से एज पर रूल 40वां हिस्सा हर साल अल्लाह को देना है। ये मेरा नहीं है, तो उसके लिए आसानी होगी। समझ आ रही है? इससे जिंदगी के बहुत सारे आपके मसाइल भी ठीक होना शुरू हो जाएंगे। कितनी निशानियां अल्लाह ने बताई। नंबर वन, पहली जो बात अल्लाह ताला ने कही है कि इस किताब पर, इसमें कोई शक नहीं है, जो तुमने हदायत मांगी है वो इस किताब के अंदर मौजूद है। ये किताब हदायत भी है, नूर भी है, हिकमत भी है, ये तुम्हें सब कुछ बताएगी, तुम्हारी जिंदगी आसान बना देगी। दूसरी चीज क्या कही, पहली बात ये है, मैं मौजूद हूं, नजर नहीं आ रहा, यकीन रखना है। ये जो किताब जिसको पढ़ रहे हो ये मेरी है, ये अल्फाज किसी इंसान के, ये बात जहन में रखना कि जिसने तुम्हें बनाया ये वो उसका मुसन्निफ है। जब नमाज पढ़ो, दूसरी क्या है, तो उस पर कायम रहना। जो बातें मेरे से करोगे, जो वायदा वादा करोगे, मेरे पास आते रहना, नमाजों को छोड़ना नहीं है। 5 वक्त मेरे से बात करना, ये लाजमी है तुम्हारे लिए, इसमें कोई दूसरी गुंजाइश है नहीं है। 5 टाइम तुमने मेरे से बात करनी है। अंडरस्टैंड? और तुम्हें जो माल मिलेगा, इल्म की शक्ल में, दौलत की शक्ल में, औलाद की शक्ल में, वो मेरा है। और तुमने क्या करना, उसको खर्च करना है। ये तीसरी निशानी उसमें से बता दी गई। और तुमने जो नाजिल किया गया इस वक्त जो तुम पढ़ रहे हो और इससे पहले, उस पर ईमान लाना। अब जाहिर बात है कि हमें, हमारा यकीन है कि वो किताबें जो हैं अब अपनी ऐसी हालत में मौजूद नहीं है, तो इसलिए हमारा अब जो पढ़ते हैं हम कुरान को ही। तो चौथी बात होगी। और पांचवी बात क्या है, कि तुमने मेरे सामने खड़े होना है और इसका हिसाब देना है, और जो तुमने ठीक किया उसका तुम्हें बदला दिया जाएगा। ये 5 चीजें जो है तुमने पूरी करनी है। तो कल इंशाल्लाह हम देखेंगे कि अल्लाह ताला इसका अजर करे। ये थे काम, अब कल क्या आएगा, इसका रिजल्ट, कि तुम्हें इसके बदले में क्या मिलेगा।
जब ये लफ्ज आए ना कुरान पाक के अंदर उलाई का, तो इससे कुछ पीछे होता है लिखा हुआ और इससे कुछ आगे भी लिखा हुआ होता है। तो जब ये लफ्ज आ जाए तो इसके पीछे देखा करें क्या चीज लिखी है, इसके आगे देखा करें क्या लिखा हुआ है। अगर आगे इनाम मौजूद है तो वो कर लिया करें, और अगर इसके पहले इसके बाद अजाब का जिक्र आ जाए तो जो कहा गया है उससे बाज आ जाए। और ये ऐसे होना है, अल्लाह ताला को कोई इस बात से आजिज नहीं कर सकता, ये बात पहले याद रखें। अगर आप समझते हैं कि मेरे रब ने ये जो आगे इनाम मुझे दिया हुआ है, ये कहा हुआ है, ऐसा नहीं होना, तो फिर मेरा इस कुरान पे यकीन नहीं है, मेरा फिर इस गैब पे भी यकीन नहीं है, फिर मेरा अल्लाह की जात पे भी यकीन, मैं अल्लाह ताला की अथॉरिटी को अंडरमाइन कर रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ कि अल्लाह के पास ये अथॉरिटी मौजूद नहीं है। ये बात ज़हन में रखनी। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून। अच्छा जी, सैलरी में हमने चीजें डिस्कस कर दी थी, एम्प्लॉयमेंट वगैरह। अब आगे जी, पाकिस्तान सोर्स सैलरी कैसे पता चलेगा कि ये पाकिस्तान है या फॉरेन सोर्स सैलरी? नॉर्मली इसका ताल्लुक किसके साथ है? नॉन रेजिडेंट के साथ, क्योंकि फॉरेन सोर्स सैलरी उसी के लिए पास रेजिडेंट की सॉरी ढूंढी जाती है ना। Salary shall be Pakistan source income if salary is received from any employment exercised in Pakistan. अगर कोई एक्सरसाइज कोई एम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान में की जाएगी, वेर एवर पेड, इसका पे होने के साथ कोई ताल्लुक नहीं। अगर अगर आप सर्विसेज पाकिस्तान में प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये क्या है? पाकिस्तान सोर्स सैलरी। और अगर ये सर्विसेज आप फॉरेन में प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये आपकी फॉरेन सोर्स सैलरी। और if salary is paid by the government of Pakistan wherever the employment is exercised, और अगर कोई एम्प्लॉय है गवर्नमेंट का, वो जहां मर्जी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, उसकी सैलरी क्या होगी? हमेशा पाकिस्तान में। दो बातें यहां से हमें पता चली। अगर कोई एम्प्लॉय गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो तो वो हमेशा क्या होता है, और उसकी जो सैलरी जो उसको गवर्नमेंट से मिलती है हमेशा क्या होती है? पाकिस्तान सोर्स हो। ये दो चीजें हमें यहां से पता चला। अब एक सवाल पैदा हुआ कि सर अगर हमें सैलरी लेट मिले, क्या हो? एक साल की सैलरी किसी दूसरे साल में मिले और हमें रेट टैक्स रेट भी बढ़ जाए हमारा, तो ये तो हमारे साथ ज्यादती है। तो लॉ ने उस एम्प्लॉय को कहा कि परेशान नहीं हो, अगर ऐसी सिचुएशन कभी क्रिएट हो जाए कि सैलरी लेट हो गई, आपको रिसीट बेसिस पे आप टैक्स कर रहे हो, तो आप चाहो तो उसको एक्रूअल बेसिस पे टैक्स कर लो। मिसाल है कि मेरी 2009 की सैलरी थी 100 रुपया, ठीक है, और उस पर टैक्स लग रहा था 10%, लेकिन एक्चुअली मुझे जो है वो मिली यहाँ पर 90, और मैंने 10% टैक्स भी लगा, मैंने दे दिया। 2010 के अंदर मुझे सैलरी मिली जाके 200, इसमें पिछले 10 रुपए भी शामिल है, और मुझे टैक्स लग रहा है 15%। अगर ये 10 रुपए निकाल दिए जाते हैं तो मेरा टैक्स रेट होता अगले साल का 12%। तो इस 10 की वजह से मैं अगली स्लैब में गिर गया जाके। सैलरी मुझे, अगर मुझे इसी साल की सैलरी मिलती तो मेरा स्लैब होता 15%, मिसाल दे रहा हूँ, लेकिन वो पिछले 10 में, सॉरी 12% होता। लेकिन वो चूंकि मेरी अगर 190 होती इस साल की तो मुझे टैक्स पड़ना था 12%, मिसाल दे रहा हूँ। लेकिन वो 10 रुपए आने की वजह से मैं अगली स्लैब में चला गया और मुझे रेट लग गया 15%। तो मुझे दो नुकसान हुए, एक तो मुझे सैलरी लेट मिली, और दूसरा उसकी वजह से मेरा इस साल टैक्स भी ज्यादा। तो लॉ ने ऑप्शन दी है कि आप ऐसा करो कि पिछले साल 2009 की जो रिटर्न है उसको ठीक करो पहले जाके। क्या करो उसे? ठीक करो, यानी आपने पिछले साल 90 रुपये शो किया है ना, तो उसको जाके उसमें 10 रुपये मजीद ऐड करके 100 रुपये शो करो, और उसका टैक्स ठीक करो। और इस साल तुम क्या करो? 190 पे टैक्स दे दो, यानी जिस साल की सैलरी है उस साल में उसको जाके ऐड कर दो। ये सॉफ्टवेयर में ऑप्शन होती है, कानून ने भी इजाजत दी है कि एक जो रिटर्न आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया है आप उसको दोबारा एडिट कर सकते हैं। एडिट का नाम है रिवाइज करना।
इंग्लिश में हम कहते हैं एडिट करना, क्या करना, लेकिन टैक्स में कहते हैं रिवाइज करना। एक बंदा अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सकता है। ये बात समझ आ रही है? दो चीजें मैंने बताई हैं, क्या, सैलरी डेफर्ड होके मिली है, लेट मिली है। इससे पहले कमिश्नर की बात आई थी सेक्शन 110 के चैप्टर शुरू होते ही। वो ये इशू था कि अगर कमिश्नर को लगे कि प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉयज ने कोई फ्रॉड करने के लिए, टैक्स चोरी करने के लिए क्या किया है, सैलरी लेट की है, तो कमिश्नर खुद चाहे, उसमें ऑप्शन नहीं है एम्प्लॉय की, उसकी सैलरी को डेफर, उसकी सैलरी को एक्रूवल बेसिस पे टैक्स कर सकता है। ओके, अगर जिस साल की है उसी साल टैक्स दो। यहाँ पर हर एम्प्लॉय के पास ऑप्शन मौजूद है। अगर ये दो सिचुएशन क्रिएट हो जाए, क्या हो जाए, दो सिचुएशन, नंबर वन, सैलरी लेट मिली है और उस पर टैक्स ज्यादा, तो वो अपनी सैलरी को, इसी साल की सैलरी पे टैक्स दे, पिछली को जमा से निकाल। इज इट क्लियर? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। एग्जामिनर इससे उलट करेगा। एग्जामिनर कहेगा कि आज उसने अगले साल की सैलरी भी ज्यादा ले ली, एडवांस में ले ली है सैलरी। एक एम्प्लॉय ने, जून में उसकी शादी थी, तो उसने अपने एम्प्लॉय से कहा कि मुझे 2 माह की सैलरी एडवांस में दे दे। तो इस साल उसको 12 की बजाय 14 माह की सैलरी मिल गई। सही है। और आपको एग्जामिनर बताता है कि उसको टैक्स रेट ज्यादा लग गया, आपने कहा ज्यादा लग गया है, लॉ यही कहता है कि इसको उठा के निकाल दो यहां से। हालांकि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। ये उस एम्प्लॉय के लिए था कि जिसको इस साल की सैलरी डिले होके आगे गई है, उसके लिए नहीं है जिसने पहले एडवांस ले ली है। तो उसने थोड़ा सा चेंज करके आपको क्या किया, घुमा दिया। इसलिए एहतियात करनी है कि जो कहा गया है उसी को ही स्टिक रहना उसके ऊपर। इसको पढ़ते हैं। वेयर सैलरी इज पेड टू एन एम्प्लॉय इन एरियर्स, बकाया जात नहीं होते आपके बिल में, एरियर्स लाके आते हैं पिछले, एंड एज अ रिजल्ट द एम्प्लॉय इज चार्जेबल एट हायर रेट ऑफ टैक्स, और इसको टैक्स क्या लग गया, ज्यादा। द एम्प्लॉय में बाय नोटिस इन राइटिंग टू द कमिश्नर इलेक्ट, वो चाहे, for the amount to be taxed at the rates of tax that would have been applicable if the salary had been paid to employee in the tax in which the services are, बहुत औखा लफ्ज आ गया है अंग्रेजी, फुल टाइम जो है वो, जिसका आसान क्या है, if the salary is paid in arrears and the tax rate is higher than the normal tax rate, then the employee may taxed on accrual basis। इस पूरी लाइन को क्या लिख दें, एक्रूवल बेसिस के ऊपर वो टैक्स दे सकता है। तो ये पूरी लाइन जो है ये एक्रूवल को ही एक्सप्लेन कर रही है। इस ओके, इफ द सैलरी इज डेफर्ड रिजल्टिंग इन अ हायर रेट ऑफ टैक्स, द सैलरी मे बी टैक्स्ड on accrual basis at the option of the employee by giving a notice to the commission। लिखवा दूं लाइन कि ठीक है, if the salary is deferred या received in arrears resulting in a higher rate of tax, resulting in a higher rate of tax, if the salary is deferred resulting in a higher rate of tax, the employee has an option, the employee has an option to pay the tax, to tax the salary, sorry, to, the employee has an option to tax the salary on accrual basis
ऑन एक्रूअल बेसिस बाय गिविंग अ नोटिस टू द कमिश्नर। ऐसे आप अंग्रेजी खुद भी आसान करके कर सकते हैं। गिविंग अ नोटिस टू द कमिश्नर, बाय गिविंग अ नोटिस टू द कमिश्नर। ठीक है जी। अकोमोडेशन आगे की, वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। यूज के लिए अगर किसी एम्प्लॉय को अकोमोडेशन दी जाए, अकोमोडेशन किसी तरह की भी हो सकती है। फ्लैट हो सकता है, बंगला हो सकता है, फ्लैट कोई घर हो सकता है, फर्स्ट फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे, कहीं भी हो सकता है, उसका इसके साथ कोई इशू नहीं है। फर्निश्ड हो सकता है, अनफर्निश्ड हो सकता है, तो उसको हम अकोमोडेशन ही बोलेंगे। कहते हैं द वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर, अगर उसको दी जाएगी, शैल बी टेकन is equal to the amount that would have been paid by the employer in such case accommodation was not provided। सुनिएगा जरा, शायद इसमें कहना चाह रहा है कि साहब, अगर किसी एम्प्लॉय को अकोमोडेशन दी जाएगी, राइट, तो उसकी कितनी वैल्यू ली जाएगी। कहता है उसकी वैल्यू इतनी ली जाएगी, ऐसे समझा जाएगा कि अगर ये अकोमोडेशन ना दी जाती तो फिर खर्चा कितना होता, किसका, एम्प्लॉय का। अब मिसाल, मैं, मेरा एम्प्लॉयर कहता है कि यार आप ना इस्लामाबाद आए हैं, आपकी हमने पोस्टिंग की है, आप यहाँ पर ना कोई घर देख लें। मैं घर देखता हूँ, उससे मैं कहता हूँ कि सर इस घर का जो खर्चा है वो 1 लाख, इसका जो रेंट है वो 1,10,000 रुपया है। वो कहता है जी ठीक है, आप ये पसंद कर लें कि हम पे करते हैं। अब कौन उसका खर्चा पे कर रहा है। अगर मेरा एम्प्लॉयर वो एक्सपेंस ना देता, दैट वुड हैव नॉट बीन पेड बाय द एम्प्लॉयर, हाउ मच आई हैव टू बियर, 1 लाख। ये शायद इसमें कहना चाहता है कि अगर उसको जो बेनिफिट दिया जा रहा है, अगर एम्प्लॉयर ना देता तो फिर इस एम्प्लॉय का खर्चा कितना आता, फिर इस एम्प्लॉय का खर्चा कितना आता, ये बात की जा रही है। अब समझ आ रही, क्लियर, कि अगर उसको अकोमोडेशन ना दी जाती। अब दूसरे अल्फाज में, द वैल्यू टेकन फॉर दिस पर्पज शैल नॉट बी लेस देन 45% ऑफ द मिनिमम टाइम स्केल। वो उसके मिनिमम टाइम स्केल से 45% कम से कम नहीं होनी चाहिए थी। और द बेसिक सैलरी वेयर देर इज नो टाइम स्केल, ये दो चीजें समझने वाली हैं कि ये एमटीएस क्या होता है और ये बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी होती है जिसके ऊपर आपको रखा जाता है, जिस तनख्वाह पे आपको रखा जाता है, उसको बेसिक सैलरी कहते हैं। बाकी या अलाउंसेज होते हैं या पर्क्स होते हैं, मेडिकल अलाउंस हो गया, अकोमोडेशन हो गई, गाड़ी हो गई, ये सारे पर्क्स या अलाउंसेज ये अलग होते हैं। तो एक बिल्कुल आपकी जो सर्विसेज हैं उसके अगेंस्ट एक बेसिक अमाउंट की जाती है। ये बेसिक अमाउंट जो होती है ना, ये नॉर्मली पर मंथ ही होती है। बाज का एग्जामिनर एनुअल भी दे देता है, लेकिन नॉर्मली ये पर मंथ आपको मिलती है। ये टोटली टैक्सेबल होती है। ये बात क्लियर हो गई क्या नहीं, कोई मसला। अच्छा, जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज होते हैं ना, उनके लिए ये लफ्ज एमटीएस का यूज किया जाता है, मिनिमम ऑफ टाइम स्केल। एमटीएस का वर्ड यूज किया जाता है। सीए के एग्जाम में ये लफ्ज मैंने कभी नहीं देखा एग्जाम के अंदर इस्तेमाल हुआ। आईकेएम की किताब में एक दो सवाल हैं जिसके अंदर ये आया हुआ है, इसलिए ये करवाना लाजमी है क्योंकि एग्जामिनर किताब से क्वेश्चन उठाता है। देखें, एक चीज याद रखें, मुझे भी अगर आईकेएम पेपर देगा ना बनाने के लिए, तो मैं सवाल वो ढूंढूंगा जिसका पहले सोल्यूशन मौजूद है। क्यों, अगर आईकेएम मुझे 5 लाख रुपए दे रहा है और कहते सर आपने ये पेपर बना के हमें भिजवाना है, इसका सोल्यूशन भी आपने देना है, क्वेश्चन बनाना आसान है कि सोल्यूशन बनाना आसान है। क्वेश्चन सोल्यूशन बनाना क्या है, औखा है। तो सवाल वो मैं ढूंढूंगा जिसका ऑलरेडी सोल्यूशन, और वो पास पेपर में होता है, तो वहां से मैं पेपर उठाऊंगा
देखिए, मुझे किसी स्टूडेंट के पास या फेल होने से कोई खास गर्ज नहीं है। मैंने दो चीजें देखनी है कि वो जो सवाल बना रहा हो वो इनके लेवल का हो, ठीक है, और उसका सोर्स क्या हो सकता है मेरे पास, या तो आई कैप का पास पेपर होंगे या आई कैप की किताब होगी, वहीं से उठाऊंगा ना। इसलिए आपको बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हुए मिलते हैं एग्जाम के अंदर, और इसलिए हम भी यही कहते हैं कि जो स्टूडेंट पास पेपर करता है 90% उसके लिए एग्जाम ओपन बुक होता है, ये उसकी चीज भी मौजूद होती है। इसलिए आपने ये बात जहन में रखनी है कि पास, इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपने चैप्टर 1 कर लिया ए और 1 बी नहीं किया तो आपने चैप्टर 1 ए भी नहीं किया। ये चीज भी आपने जहन में रखनी है। तो इसलिए हमें ये एमटीएस को करना जरूरी है। इसको जरा तसल्ली से समझिएगा, ना समझ आई तो आपने मुझे लाजमी बताना है। देखें, जो एमटीएस होता है ना, वो, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, वो कुछ तीन उसमें वैल्यूज गिवन होगी। इसको एमटीएस कहते हैं पर मंथ। क्या होती है? एमटीएस। एमटीएस पर मंथ होती है, पहले बात तो यही आता है। एमटीएस क्या होती है? पर मंथ होती है। तो ये बता रहा है, ये लाइनें बता रही हैं कि जब इस एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया तो उसकी बेसिक सैलरी ये थी। पहली जो इसको सैलरी मिली थी ना पहले महीने में, वो ये थी। इसकी हर साल इसमें इंक्रीज इसकी ये आएगी। समझ आ रही? और जब इसकी एमटीएस यहां पहुंच जाएगी तो ये रिटायर हो जाएगा, ये इसकी आखिरी सैलरी ये इसकी होगी। ये तीन चीजें इसमें वैल्यूज बताई जा रही होती। अब जब ये एम्प्लॉय पहले साल होगा तो इसकी एमटीएस जो होगी वो कितनी होगी? इसको मल्टीप्लाई करें 12 के साथ, 60,000। हम कहेंगे इसकी एमटीएस कितनी है। अब ये स्केल है, इस साल इसकी सैलरी कितनी होगी, बेसिक सैलरी, वो भी कितनी है? 60,000। टैक्स इसने होना, इसने नहीं होना। ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन, ये सिर्फ क्या है कि, यानी अगर आपको कोई बंदा बताए मेरी एमटीएस ये है तो आप पूछेंगे तेरी बेसिक सैलरी कितनी है इस वक्त। तो पहले साल ये पोजीशन होगी। अब साल दूसरा आ गया, अब इसकी एमटीएस कितनी होगी? इसमें 500 रुपये ऐड होगा। अब इसकी कितनी होगी एमटीएस, सॉरी बेसिक सैलरी 5500। एमटीएस अभी भी इसकी 60,000। एमटीएस सेम है, मिनिमम टाइम स्केल सेम है, लेकिन इसकी अगले साल क्या हो गया, इसमें एडिशन होगी 500 रुपए की। तो इसकी बेसिक सैलरी कितनी हो गई? इंटू 12। 90 नहीं, 90,000 होगी, इतनी नहीं होनी चाहिए। 50 नहीं, 66,000। ये आपने ये टैक्स करनी है, यानी आप इसकी सैलरी में जो अमाउंट लेकर जाएंगे वो बेसिक सैलरी लेकर जाएंगे, एंड सो ऑन। जैसे पता चला तो एमटीएस एक इंफॉर्मेशन होती है एम्प्लॉय की, किसने किस सैलरी पे ज्वाइन किया था। एक्चुअली इसकी टैक्सेबल अमाउंट बेसिक सैलरी ही होती है। इसका मतलब बेसिक सैलरी तकरीबन हर एम्प्लॉय की होती है, हर एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी होती है। हाँ, कोई डायरेक्टर है, उसको अगर मिली ही डायरेक्टरशिप फी है तो उसकी बेसिक सैलरी तो नहीं होगी, उसकी सिर्फ डायरेक्टरशिप फी ही होगी। इज इट क्लियर? अब समझ आ गई? लॉ ये कहता है कि अगर किसी एम्प्लॉय की एमटीएस का पता है ना ये, तो आप उसका 45% लेंगे, इस साल भी, अगले साल भी इसी का 45% लेंगे। और वो कहता है कि अगर किसी एम्प्लॉय की एमटीएस नहीं है तो उसके लिए फिर बेसिक सैलरी यूज करना। यानी मिसाल दे रहा हूं, अगर किसी एम्प्लॉय की दोनों इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाए एग्जाम में, तो आप किसको लेंगे? एमटीएस को लेंगे, एनुअल एमटीएस को लेंगे। समझ आ गई? अगर एग्जाम में आपको एमटीएस और बेसिक सैलरी दोनों दे दी जाए तो अकोमोडेशन के लिए किसको लेंगे? एमटीएस को लेंगे। किसको लेंगे? लेकिन अगर एग्जाम में सिर्फ बेसिक सैलरी हो तो इसी को लेंगे। कोई मुश्किल बात तो नहीं बताई? सही है। एमटीएस नॉर्मली क्या होती है? मंथली। तो आपने इसको एनुअल कर रहे हैं।
लेकिन जब सैलरी की कैलकुलेशन करेंगे तो आप बेसिक सैलरी को ही लेकर चलेंगे, मैं बार बार ये कह रहा हूं। जब आप कैलकुलेट करेंगे टैक्सेबल अमाउंट तो फिर बेसिक सैलरी को ही लेकर चलेंगे। इस ओके। यस सर। अच्छा, लॉ ये कहता है कि जो अकोमोडेशन होगी, अगर किसी एम्प्लॉय को अकोमोडेशन दी जा रही है तो उसका रूल ये है कि उस घर की जो फेयर मार्केट वैल्यू है ना उसके रेंट की, या उसकी सैलरी का जो 45% है, इसमें जो हायर अमाउंट होगी ना वो आपकी टैक्स होगी। उस घर की फेयर मार्केट वैल्यू। इसमें बहुत सारे सीन आगे बनते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा अभी शॉर्ट करेंगे। तसल्ली से सुनना है। पहले बात क्या की, अगर एग्जाम में एमटीएस गिवन होगा तो फिर आप यहाँ बेसिक सैलरी नहीं लेंगे, फिर आप यहाँ पर बेसिक सैलरी नहीं लेंगे। अच्छा, रूल खत्म हो गया। रूल जो है वो यहाँ पर खत्म हो गया। अब इसकी कितनी डायमेंशंस एग्जामिनर ने यूज की है मैं आपसे वो डिस्कस करने लगा। कितनी डायमेंशन उसने यूज की है उसको वन बाय वन हम वो कहते हैं। एक है कि एग्जामिनर ने हमें फेयर मार्केट वैल्यू नहीं दी, सिर्फ रेंट दे दिया। फेयर मार्केट वैल्यू तो हम समझेंगे ये रेंट ही इसकी मार्केट वैल्यू। एक होता है जो एक्चुअल रेंट आप उस घर का पे कर रहे होते हैं, एक होती है उसकी रेंट की मार्केट वैल्यू, जो लॉ बताता है। कानून कहता है कि ये जो घर है, इस घर की मेरी किताबों में कम से कम रेंट इतना बनता है। इसको डीसी रेट्स भी कहते हैं, एनुअल लेटिंग वैल्यू भी कहते हैं, एएलवी। कि इस घर की जो एनुअल लेटिंग वैल्यू है मेरे मुताबिक वो इतनी बनती है। इस ओके। जहां समझ ना आए मेरे से पूछिएगा, आगे उसकी प्रैक्टिस आएगी। क्लियर हुई बात? यानी जो घर होता है जिस किसी एम्प्लॉय को दिया जाए, एक होता है जो आप रेंट दे रहे होते हैं, एक होता है टैक्स की किताबों में उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है। समझ आ रही है? आप कह रहे हैं कि मैं इस घर का रेंट दे रहा हूं 100 रुपया, लेकिन लॉ कहता है कि नहीं, इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो 120 रुपये है। तो फिर आप 120 रुपये लेंगे, उससे कम नहीं होगा। इस ओके जी सर। कि नहीं? समझ आ रही? समझ आ रही है ना? एक और सीन भी है एग्जाम के अंदर कि उसने कहा कि ये जिस घर में रहता है ना उससे एक मिलता जुलता घर इस इलाके में है, इसका रेंट 100 रुपया है, उसका रेंट 100। इस घर का नहीं, इसी जैसा बना हुआ एक और घर भी इस इलाके में है, उसका घर रेंट कितना है? तो ये मेरे लिए धोखाबाजी है। मुझे इस घर का चाहिए था, हम इसको इग्नोर करें। मुझे इस घर का रेंट नहीं चाहिए, मुझे उसका नहीं चाहिए, मुझे इसी घर का चाहिए। क्योंकि जिस जगह पर ये घर वाकया है वो दुनिया में एक ही जगह है। यानी मैं अपने जिस घर में रहता हूँ वो पूरी दुनिया के अंदर वो खिता वही है, इसके अलावा पूरी दुनिया में वो कहीं और वो टुकड़ा वो पीस मौजूद नहीं है। मुझे इस घर का चाहिए। एक चीज तो ये हो, सही है। फिर एग्जामिनर कहे कि जी उसने ये घर जो दिया था उसकी मार्केट वैल्यू जो थी वो तो थी 120, इस एम्प्लॉय को 50% घर दिया गया है। इसको जो घर उन्होंने रेंट पे लिया वो कितना लिया हुआ है, तो इसकी मार्केट वैल्यू कितनी होगी? 60। और वो कह रहा है जो रेंट हम दे रहे हैं वो 100 रुपया दे रहे हैं, तो हम किसको लेंगे? 100 रुपये को। यानी हमने रेंट और मार्केट वैल्यू विच एवरेज है हायर लेना है। तो पहले तो ये जो पहला पॉइंट है इसी के ऊपर हमने सेट करना है। इस ओके। अच्छा, एक दफा उसने ऐसे किया कि उसने बजाय ये रेंट देने के उसने कहा कि इस एम्प्लॉय को हमने हाउस रेंट अलाउंस ऑफर किया कि तुम चाहो तो हाउस रेंट अलाउंस ले लो, चाहो तो अकोमोडेशन ले लो। हमने उसे कहा कि तुम चाहो तो हमसे 150 रुपये हाउस रेंट अलाउंस ले लो या अकोमोडेशन ले लो। उसने हाउस रेंट अलाउंस को चूज कर लिया, इसने अकोमोडेशन को चूज कर लिया। इसने कहा मुझे अलाउंस नहीं दे, मुझे कर दे।
मैं इस सरदर्दी में नहीं पड़ना चाहता कि आज रेंट ये हो गया वो हो गया, जितना भी रेंट है वो आपका। इस तो फिर हमें क्या पता चला कि एग्जामिनर असल में शायर इसमें रेंट ही बता रहा है, वो ये वाली वैल्यू को बस। तो एग्जाम में सबसे पहले इस वैल्यू तक पहुंचना एक मसला होता है कि जो घर मुझे दिया गया है बीइंग एन एम्प्लॉई, उसका मार्केट वैल्यू ऑफ रेंट और एक्चुअल में से हायर अमाउंट कौन सी है, पहले यहां तक पहुंचना जरूरी होता है। कोई सवाल हो तो पूछ लो, कि समझ नहीं आई जी। आप पूछे क्या नहीं समझ आई। एक एम्प्लॉय को घर दिया गया है, हर पाकिस्तान में हर घर का एक मार्केट वैल्यू होती है रेंट की। मार्केट वैल्यू से मुराद ये है, टैक्स वाले क्या समझते हैं कि इसका हमारे मुताबिक कितना कम से कम किराया होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, फेयर ऑफ रेंट। यानी टैक्स वालों के मुताबिक इस घर का कम अज कम कितना किराया होना चाहिए, इसको कहते हैं फेयर मार्केट वैल्यू। आप कहते हैं घर मैंने 100 रुपए रेंट पे लिया, वो कहते नहीं 120 है, वो कहते हैं इससे कम पे नहीं जा सकता, इससे कम पे, ये कम अज कम है, इससे ऊपर है तो यस फिर ठीक। आप कहते हैं इसका रेंट है 500 रुपया, वो कहता है जी 100 रुपया तो कम अज कम है, कहते हैं वेरी गुड। यानी आप उनकी वैल्यू से ऊपर जा रहे हैं तो फिर ठीक। इज इट क्लियर? कोई और सवाल? नहीं समझ आ रही है नहीं, अभी तो पहले ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है कि जिस घर में मैं रहता हूं उसका रेंट या मार्केट वैल्यू में से हायर अमाउंट तक पहले पहुंचना है ना। ये जो आपने 45% ऑफ बेसिक, अभी वो उसकी ओर तो मैं आया ही नहीं ना, मैं तो अभी पहली लाइन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं सिर्फ पहली लाइन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जिस घर में मैं, जो घर मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे दिया गया है वो बेशक मेरा ही घर है। मेरे मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे कहा कि आप इमरान साहब किसी भी घर में जाके ठहर जाए, उसका किराया हम दे देंगे। मैं अपने ही घर में ठहर गया और मैंने कहा जी इस घर का जिसमें मैं ठहरा हुआ हूँ इसका किराया 1.5 लाख रुपया है। तो कहते जी ठीक है हम दे दिया करेंगे। किसको देना जी? मुझे देना। वो कह रहे आप ले लें। मेरे एम्प्लॉयर को इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि मैं अपने घर में ठहरा हूं या किसी के घर में ठहरा हूं। किसी घर से मुराद ये नहीं कि किसी के घर में जाकर ठहर जाए, यानी रेंट पे लेके ठहरे है ना। कि समझ आ रही है? लाइन नंबर 1, ए फैक्टर इसका कैसे एग्जाम में फाइंड करें। और अगर एग्जामिनर आपको कहे कि इससे मिलता जुलता घर उसका मार्केट रेंट ये है तो फिर क्या करना है? इग्नोर करना। इसकी और क्या बताया मैंने आपको कि वो हाउस रेंट अलाउंस का वर्ड भी यूज करें। तो तरीका है, अंग्रेजी का तरीका है सिर्फ आपको बताने का कि इस घर की, तो दो चीजें हमें मिल सकती हैं एग्जाम में, उस घर की मार्केट वैल्यू रेंट की और दूसरा एक्चुअल रेंट। तो आपने इनमें से हायर अमाउंट उठा के लिख लेनी है। यहां तक कोई सवाल हो? इस ओके? समझ बाकी अंग्रेजी होगी सारा कुछ, प्रैक्टिस इंशाल्लाह करेंगे इसकी। वो कहता है उसके बाद आप उस एम्प्लॉय की जो बेसिक सैलरी है उसका 45% ले लें, वो भी लिख लें, इसमें तो कोई मसला नहीं है, उसका 45%। तो फिर इनमें से जो हायर अमाउंट होगी ना वो आपकी सैलरी में टैक्स होगी, वो आपकी सैलरी में ऐड होगी। पहले ऊपर हायर अमाउंट लेनी है फिर उसकी बेसिक सैलरी का। यानी एक्चुअली कहा यह जा रहा है कि किसी एम्प्लॉय को उसकी सैलरी के 45% से कम बेनिफिट नहीं मिल सकता, कानून ये कहता है। क्लियर? तो पहली चीज क्या ढूंढनी आपने एग्जाम में, ये जिस घर में है इस फायदा ढूंढना है। क्या है? फायदा, बेनिफिट एज पर लॉ, बेनिफिट एज पर लॉ। और वो बेनिफिट क्या है? इस घर का, इस पोर्शन का जहां ये रहता है उसकी मार्केट वैल्यू क्या है और एक्चुअल क्या दिया जा रहा है, इनमें से जो हायर अमाउंट है वो मैंने लेके आनी है, ये इसका फायदा है। कोई सवाल? कोई और चीज? नहीं नहीं नहीं, अभी तो हम उस पे आए नहीं, ये तो सिर्फ फैक्टर नंबर 1 है। पहली अमाउंट ए आप कैलकुलेट कर रहे हैं,
ये तो हो गई ना, ए कोई इशू नहीं है ना। यस। बी के अंदर आपने क्या करना है, उसकी जो बेसिक सैलरी होगी उसका 45% ले लेना है। इनमें से ए और बी में जो हायर अमाउंट होगी वो आप उसकी सैलरी में ऐड कर दें। दैट्स इट। वो कहे जनाब इस घर में इतनी मेंटेनेंस हुई, इतना ये किया गया, इतना, सब कहानियां हैं, सिर्फ आपको रीट्रैक अप किया जाएगा। रूल यही ध्यान में रखना चाहिए आप। अकोमोडेशन का रूल क्या है? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द रेंट और एक्चुअल रेंट, और 45% ऑफ द बेसिक सैलरी, विच एवर इज। अच्छा, अब सुनिएगा। अगर एक एम्प्लॉयर ने आपको, देखें बाकी बार बार कह रहा हूं, बाकी सब कहानियां हैं, बेसिक रूल आपके जहन में हो, बाकी सब कहानियां हैं, किस्से और कहानियां। अच्छा, अब जरा सुनिएगा। अगर एम्प्लॉयर आपको कहे कि उसको घर दिया गया है अक्टूबर को, क्या दिया गया है? ध्यान से सुनिएगा। अक्टूबर को घर दिया गया, या उसने ज्वाइनिंग ही अक्टूबर को की है, जब भी घर मिला है और उस घर का जो रेंट है वो है 100 रुपया पर मंथ, उस घर की जो एनुअल लेटिंग वैल्यू है वो है आपकी 1500 रुपया। क्योंकि एनुअल लेटिंग वैल्यू तो पर मंथ नहीं होगी ना, ये लिखा ही एनुअल लिखा हुआ है, ये तो साल की होगी। सही है। और वो खामोश हो गया, और फिर वो कहता है कि इसकी जो बेसिक सैलरी पर मंथ है वो है फॉर एग्जाम्पल 300 रुपया या 3000 रुपया पर मंथ। ये उसने इंफॉर्मेशन दी और खामोश हो, कहता है ये घर एम्प्लॉय को दिया हुआ। हमने जो फैक्टर ए फाइंड करना है वो क्या था? फेयर मार्केट वैल्यू। वो फेयर मार्केट वैल्यू ये आ गई 1500। लेकिन अब मसला ये है कि ये घर इसको पूरा साल नहीं दिया गया, ये नौमा दिया गया है इसको, क्योंकि हमने कहां पर जाना है? 30 जून तक जाना है। तो ये घर कितना बनता है? 9 माह। इज इट क्लियर? समझ आ रही है? अगर आपने 1500 को, ये 1500 है 12 माह का किराया, जी सर। और अगर 9 माह के साथ कंपेयर करेंगे तो ये गलत होगा, मैथमेटिकली गलत होगा, बेस ही गलत होगी कि 12 माह को किससे कंपेयर कर रहे हो। टैक्स नहीं पढ़ा रहा, खुदा की कसम टैक्स नहीं पढ़ा रहा, ये मैथ का बेसिक असूल है, कंपैरिजन का असूल है कि आप जब कंपेयर करेंगे, कॉमन सेंस है तो आप सिमिलर चीजों को करें। जब आप रेंट ले रहे हैं 900 रुपया, 1200 नहीं ले रहे ना, इंटू 9, रेंट कितना पे हुआ है? 900 रुपया। तो 1500 के साथ कंपेयर करेंगे तो आंसर गलत आएगा। क्यों गलत आएगा? बारह बारह क्योंकि ये 9 माह का है और ये 12 माह का है, ये दोनों सिमेट्रिकल होने चाहिए। तो फिर आप क्या करेंगे, इसको भी 9/12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जवाब आ रहा है? हाँ जी, 1125। तो इनमें से हायर अमाउंट कितनी आ गई? 1100। ये एक आ गया फैक्टर। अब आप कहेंगे और 45% ऑफ द बेसिक सैलरी। अगर आप यहां भी बेसिक सैलरी साल की ले लेंगे तो फिर गलत करेंगे, यहां भी सैलरी 9 मंथ की ले लेंगे तो कितना आएगा? 3000 इंटू सर 1013, यही आएगा। तो फिर टैक्सेबल अमाउंट कितनी आएगी? एक्सीलेंट, थैंक यू। यस सर। अपने आप को भी तो मोटिवेट करना चाहिए ना। समझ आ रही? यस सर। यार इतने कंजूस आदमी हो। इसका भी कर लो सर। ये 1020 कैसे है? ये इन्होंने किया, मैंने नहीं किया, खुदा की कसम। 3000 को 9 से जरब दें और इसका 45% लें, गलत है ये। सर कितना आ रहा है? 3 ये बेसिक सर्विस है पर मंथ है, ये तो फिर भाई पर मंथ है ये। मेरे मेरे लिए तालियां अभी भी है, मेरी तालियां वापस नहीं हो रही।
सर 12,150 वही 12,000। मैं वही कह रहा था कि मिनट लगाया आपने जनाब, वैल्यू कैलकुलेट कर दी, तो कितनी इसकी आएगी? 12,100। सर कहें, आप कहेंगे सर उसको एक्चुअल बेनिफिट तो बेचारे को ये वाला मिल रहा है, ये तो जुल्म और, तो कानून अंधा हो, कानून अंधा हो। अब समझ आ गई बात की, क्लियर हुई है? कितनी बातें मैंने बताई, जरा तसल्ली के साथ सोचिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तकरीबन जब भी सैलरी का क्वेश्चन आता है ना, तो 99% इसके चांस होते हैं कि घर मिलता है एम्प्लॉइज को, अकोमोडेशन मिली होती है। बताएं जी, अकोमोडेशन का क्या रूल है? एक्चुअल रेंट और फेयर मार्केट वैल्यू, विच एवर इज हायर, विच एवर इज, वो बेनिफिट आ गया। इसको कंपेयर किसके साथ करना है? 45% ऑफ द। अगर एग्जाम में किसी एम्प्लॉय की एमटीएस मिल जाए तो फिर आप एमटीएस ही लेंगे, फिर बेसिक सैलरी नहीं देंगे। समझ आ रही है? और इसके अंदर मैथमेटिकली देखना है, कॉमन सेंस लगानी है कि जितना बेनिफिट है उसकी मार्केट वैल्यू भी उतनी ही होनी चाहिए, उतनी ही नीचे सैलरी भी होनी चाहिए। समझ आ रही है? भाई आपने 9 माह, अभी जो मैंने कैलकुलेशन करवाई है वो कितनी देर के लिए करवाई? तो सैलरी भी मैंने 9 माह की ली है, मैंने उसको सैलरी भी 9 माह की ली है, रेंट भी मैंने, ये तो था ही 9 माह का, तो इसको भी मैंने 9 माह में कर लिया। 45% ऑफ बेसिक सैलरी भी 9 माह पे लेंगे। अगर मैं सैलरी ले जाता पूरे साल की, तो ये तो उसकी मजीद उसकी तबीयत और साफ हो जानी थी। तो जो बेनिफिट है उसके अकॉर्डिंगली सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन की। हम्म। और अगर उस किसी और घर का दे दें, उसको हमने इग्नोर करना है। ये मेरा अपना घर भी हो सकता, बार बार कह रहा हूं मैं, इसको कहते हैं सेल्फ हायरिंग, सेल्फ हायरिंग। देखे ना, मैं कहता हूं अपने एम्प्लॉयर को, जी मैं अपने घर में ही रहना चाहता हूं, और मेरे घर का जो इस वक्त रेंट है, मिसाल दे रहा हूं, 1.5 लाख रुपया पर मंथ है। मैं कहता हूँ यार मैं अपना घर किसी को दूं, किसी का घर मैं इस्तेमाल करूं, मेरा तो घर का वो कबाड़ा कर देंगे, मेरा जो किराएदार है, खराब करेगा, पॉलिश खराब कर देगा, टाइलें तोड़ देगा, मेरी किचन का बेड़ा गर्क कर देगा। तो मैं कहता हूँ मैं अपने घर में ही रहता हूँ। तो कहते जी रहना। मैं कहता हूँ जी 1.5 लाख रुपया मैंने भी रेट लगाया, 1.5 लाख रुपया मुझे मिल रहा, 150,000 दे दें। कहते हैं इमरान साहब आप अपने घर में ही रह रहे हैं, थोड़ी सी हमारे साथ नेगोशिएट कर लें। क्या कर लें? तो मैं कहता हूँ चले 1,25 दे दें मुझे। तो मैं घर का क्या हूँ? किराएदार भी हूँ और घर का मालिक भी। घर का किराएदार भी हूँ और घर का मालिक भी हूँ, ये बात ज़हन में रखनी है कि मैं घर का मालिक भी हूँ, मुझे किराया भी आ रहा है और मेरा एम्प्लॉयर मुझे बेनिफिट भी दे रहा है। सही है? चले इस सूरत में ये मेरी टैक्सेबल अमाउंट कितनी आप कंसिडर करेंगे? 1,25 या 150? 150 फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू। बेशक मुझे 125 मिल रहा है, बेशक मुझे मिल कितना रहा है? 125, लेकिन मेरी सैलरी में 150 कंसिडर किया जाएगा। वो क्यों? फेयर मार्केट विच एवर इज। आप कहें सर एक और सीन बनाए, वो अपने भाई के घर में रहता है, तो मैं कहा सारा दिन सीन ही बनाते रहेंगे। अगर अपने चाचे के घर में रहे, मामू के घर में रह रहे, साले के घर में रह रहे, घर जमाई हो, ये वाले, तो भाई एक बात क्लियर होगी ना, रूल समझ आ गई हमें। अब उस पर दोबारा चलते हैं। अच्छा, क्लियर हो गया, एमटीएस का इशू तो नहीं है? एमटीएस कब यूज करेंगे? चल के विकास डिसेबल क्यों हो गए?
अगर एग्जाम में एमटीएस और बेसिक सैलरी गिवन हो तो क्या लेंगे, किस लिए लेंगे, लिमिट के लिए 45%, सही है। टैक्स में एमटीएस करेंगे या बेसिक सैलरी को लेंगे, बेसिक सैलरी जब टैक्स करेंगे ना। ये तो सिर्फ लिमिट के लिए है, ये सिर्फ अकोमोडेशन की लिमिट के लिए है। जब एक्चुअल कैलकुलेट कर रहे होंगे तो बेसिक सैलरी, मैंने कहा कि आज तक एमटीएस मैंने एग्जाम में देखी नहीं है, आई कैप की किताब में लिखा हुआ है। ये रूल क्लियर हो गया। यस सर। अच्छा, फिर जो छोटे शहर थे जिनको मुफस्सिल एरिया कहते हैं, स्मॉल सिटीज, उसके लिए लॉ ने ये 30% लिमिट रखी हुई है, ये वाली, ये जो 45% है ना, आज तक कभी पेपर में ये भी नहीं आया। आज तक एग्जाम में ये चीज भी कभी टेस्ट नहीं। लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि अगर एग्जामिनर ये वर्ड यूज कर ले कि एक एम्प्लॉय जिस जगह पर जॉब करता है वो मुफस्सल एरिया है, ये अरबी का लफ्ज है, खास एरिया, छोटे शहरों को कहते हैं, स्मॉल सिटीज को। ठीक है, तो उसके लिए फिर मैं 45 की बजाय क्या ले लूंगा, 30, बस ये चीज। रूल नंबर 5, ये रूल क्यों लिखा है यहाँ, सेक्शन क्यों नहीं लिखा हुआ, मैंने आपको बताया था, कोई बता सकता है। अभी जितने आ रहे, सेक्शन 12, सेक्शन 13, सेक्शन 14, अब यहाँ रूल आ गया, इनकम टैक्स रूल्स की बात कर रहा है। रूल्स ट्रीटमेंट की एक्सप्लेनेशन देते हैं, ये प्रोविजन नहीं होती नॉर्थ, ये क्या होती है, ये उसकी, वो जो हम पढ़ के आए हैं ना, अकोमोडेशन सैलरी होगी, अकोमोडेशन को कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, उस फायदे को पैसों में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, वो रूल पढ़ा है हमने। ओके। यस सर। अच्छा, आपने इस बात से भी परेशान नहीं होना कि यार वो आपके सर ने अकोमोडेशन कर ली तुमने, हाँ, कितनी आपके सर ने आपको करवाई है एक्सरसाइज, सर ने तो यार कोई नहीं करवाई, 2 लाइनें पढ़ाई है। ओए होए होए होए, यार हम, मेरे सर ने तो 3 दिन लगा के, ये देखो पूरा पर्चा दिया है, 3 पर्चे हैं मेरे पास, सर ने ये भी करवाया, ये भी करवाया, ये वाला केस, ये वाला केस, ये सेल्फ हायरिंग वाला, फलाना टिकना, राइट। तो आपने इसको क्या करना है, यस, बिल्कुल सही है, ठीक, समझ आ रही है। इसलिए बहुत ज्यादा उसमें टेंशन की जरूरत नहीं, बिल्कुल टेंशन की जरूरत नहीं है, रूल आपको पता है ना। जब मेन क्वेश्चन करेंगे तो इंशाल्लाह इसको कर ले। समझ नहीं आई तो मैं हाजिर, आपके सर समझ नहीं आई, अभी इस बात से परेशान नहीं होना, समझ ना आएगी तो मैं उसके लिए जिम्मेदार हूं। अब आगे जी, सवारी कन्वेंस, गाड़ी आ गई। ठीक है, बढ़ गई। गाड़ी है भाई, ठीक है जी। ये हैंडमेड गाड़ी है जी, यूनिक किस्म की। अब ये दी जाएगी तो रूल क्या होगा, लॉ कहता है कि अगर ये गाड़ी बिजनेस के लिए है तो फिर कुछ भी नहीं होगा, फिर आपका इसमें कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर ये गाड़ी आपके पर्सनल यूज में है, तो जैसे तुमने लोन का ट्रीटमेंट लिया था ना 10%, वो 10% यहां भी वही रूल लगेगा। हमने कहा ये 10% जो है, ये कहाँ से आया, ये मिस्टर 10% से आ गया, कहाँ से आया, हमने कहा जी बस है। हमने कहा वहां तो लोन अमाउंट गिवन थी, तो यहाँ 10% को गाड़ी पे मारेंगे जाके, क्या करेंगे, नहीं बताएगा। राइट। उसमें पेट्रोल डलता है, उसमें टायर डलते हैं, मेंटेनेंस होती है, किसके साथ 10% लूंगा, उसने कहा गाड़ी की कीमत का, गाड़ी की जो कीमत होगी, हम कहते हैं कि गाड़ी की कई कीमतें होती हैं, एक वो कीमत थी जब खरीदी थी, आज अगर मैं बेचूंगा तो गाड़ी की कीमत और है, राइट। तो कौन सी कीमत, उसने कहा जब खरीदी थी, उस वक्त हमने खरीदी थी गाड़ी 5 लाख की, आज उसकी मार्केट वैल्यू 25 लाख रुपए हो चुकी हुई है, तो किसका 10% लेना है, उसने कहा 5 लाख। ऑपोजिट भी हो सकता है,
गाड़ी ली थी आज से 25 साल पहले 50 लाख की, आज वो है 5 लाख रुपए की, तो 10% किसका लेना है? 50 लाख। समझ आ रही है ना? क्लियर होगी बात? दिमाग को टेंशन नहीं देनी। क्यों? रूल याद रखना है बस। आप कहते हैं सर गाड़ी अगर ली ही लीज पे गई है तो फिर तो हम किस्त दे रहे होते हैं। तो लॉ ये कहता है कि उस वक्त इसकी एक मार्केट वैल्यू थी जब तुमने खरीदी थी, उसका 10% ले लो। भी अगर खरीदी थी तो उसकी कॉस्ट थी जिसकी तुमने पे की है, और अगर तुमने लीज पे ली थी बैंक से तो फिर क्या करो? मार्केट वैल्यू ले लो। दो सिचुएशन समझ आ गई? आप कहते हैं सर उस वक्त जब हमने गाड़ी ली थी उस वक्त गाड़ी थी 30 लाख रुपए की, आज होगी है 45 लाख रुपए की, कीमतें बढ़ गई हुई हैं। आज के दिन जब मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ टैक्स की, तो 10% किसका लेंगे? शाबाश, जब ली थी गाड़ी। बस ये बात याद, इंसेप्शन वाली वैल्यू ले। सही है? आप कहते हैं वो इम्प्लॉय जो है वो गाड़ी ऑफिस के लिए भी इस्तेमाल करता है, घर में भी इस्तेमाल करता है, बोथ यूज में है। तो लॉ कहता है आधा कर लो, 5% कर लो उसका। क्या कर लो? 5%। आधा है ना, तो 10 का भी 5 कर लो। किसका? गाड़ी कैसे ली गई थी? कॉस्ट पे। अगर तो बाय की थी तो कॉस्ट का, और अगर लीज पे थी तो क्लियर होगी बात? कोई सवाल? आप कहेंगे सर यहां भी 10 लाख वाली वैल्यू कम करेंगे? नहीं, यहाँ कोई ऐसी एक्सेप्शन मौजूद। आप कहते हैं सर बाज का गाड़ी जो है ना लीज पे होती है ना खरीदी गई होती है, बल्कि वो गाड़ी जो है वो होती ही उसकी है, किराए पे ली होती है रेंट ए कार वालों से। फिर क्या होगा? किराया उसकी सैलरी में ऐड कर दो। वही ना, अप्लाइड ऑन द बिहाफ ऑफ द पर्सन। वो गाड़ी अगर मैं खुद किराए पे लेता तो हर महीने 5,000 रुपये मुझे उसका किराया पे करना पड़ता। तो मेरे एम्प्लॉयर ने कहा तुम गाड़ी ले लो, किराया मैं दे दूंगा। तो क्या आता है? अप्लाइड ऑन द बिहाफ ऑफ द पर्सन। कोई भी एक्सपेंस जो किसी एम्प्लॉय का हो पर्सनल, इदारा पे कर दे, वो सैलरी गिना जाता है, बात खत्म हो गई। आप कहते हैं सर अगर वो गाड़ी जो किराए पे ली गई है वो आधी बिजनेस में और आधी मेरे घर दोनों यूज में आ रही है, तो उसका आधा करना है। यहाँ 5% नहीं है, यहाँ तो वैल्यू। देखें, गाड़ी अगर दी गई है तो उसकी वैल्यू का हमें नहीं पता। अगर गाड़ी दी गई है तो उसकी वैल्यू का हमें पता नहीं। जो दूसरी सिचुएशन में आपको बता रहा हूं इसमें तो वैल्यूज नजर आ रही है, इसमें तो रेंट नजर आ रहा है। समझ आ रही है? तो यहां पर आपने वैल्यू को अदा कर लेना है। आप कहते हैं सर अगर ये गाड़ी 70% बिजनेस में हो, 30% मेरे पर्सनल यूज में हो, तो फिर 70% लेंगे, 7% लेंगे? तो आंसर सुनो, लॉ ने यहां पर परसेंटेज की कोई डिस्कशन। आपकी गाड़ी बिजनेस में कितने परसेंट इस्तेमाल हो रही है, घर में कितने परसेंट इस्तेमाल हो रही है, रूल यही है, या 10% या 5% या नो। अगर गाड़ी सारी की सारी बिजनेस में इस्तेमाल हो रही है तो फिर इसके यहां पर कोई भी रूल नहीं होगा। जी, ये बेशक अपने मोबाइल पे एआई से चेक कर लें, यही रूल है। यार ये ट्रीटमेंट हर साल होगा? हर साल, जब तक गाड़ी रहेगी हर साल होगा। अच्छा, और भी बड़ी सिचुएशन बन सकती है। आप कहते हैं सर अगर गाड़ी कंपनी की है और पेट्रोल मैं डलवाता हूँ, मेंटेन मैं करवाता हूँ, फिर उसके फिल्टर मैं चेंज करवाता हूँ, फिर कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? इसमें शर्त यह थी कि इसका सारे का सारा खर्चा एम्प्लॉयर उठाएगा। इसका सारे का सारा एक्सपेंस एम्प्लॉयर का होगा। उसकी मेंटेनेंस, उसके टायर का चेंज करना, उसके ऑयल का चेंज करना, हर चीज एम्प्लॉयर की है। आप कहते हैं सर अगर ये सिचुएशन बनाए कि गाड़ी मेरी है, मेरा एम्प्लॉयर मेंटेन कर रहा है, और वो बोझ पर कुछ भी नहीं होगा, फिर भी कोई ट्रीटमेंट नहीं। इसकी एक ही शर्त है कि गाड़ी भी एम्प्लॉयर की हो और मेंटेन भी कौन कर रहा हो, तब ये ट्रीटमेंट होगा। अदरवाइज आप एक एग्जाम में इसको इग्नोर कर दें। इस ओके? समझ आई है? अकोमोडेशन का पहले बताएं क्या रूल है?
फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज, ये घर किसका हो, मेरा हो, अब्बू का हो, अम्मी का हो, मेरे ससुराल वालों का हो, जिसका भी हो, रूल यही रहेगा। और 45% ऑफ द बेसिक सर्विस। अगर एमटीएस हो तो एमटीएस ले लेंगे, दोनों हो तो फिर भी एमटीएस लेंगे, विच एवर इज हमारी होगा। और ये ख्याल करेंगे कि अगर पूरे साल का ये बेनिफिट नहीं है तो हम हर चीज को मंथली कर लेंगे, रेंट को भी, मार्केट वैल्यू को भी, और सैलरी को भी मंथली कर लेंगे। बस ये एहतियात करनी है आप। सही है, विच एवर इज हायर आप लेके यहाँ पर वो पूरा कर लेंगे। अच्छा जी, और अगली बात क्या है, अगर कोई कन्वेंस प्रोवाइड की जाएगी तो उसका रूल क्या है, 10%। क्या है, बेसिक रूल यही है कि मेरे बिजनेस, मेरे पर्सनल यूज में है तो 10%, बोथ में है तो 5%। चलिए पढ़ते हैं। If conveyance is provided by an employer, its value to be included in the taxable income of the employee shall be worked out as partly for personal and business use। एग्जामिनर अक्सर इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल एग्जाम में करता है बोथ यूज। तो आप कहेंगे सर ये बोथ यूज का कहाँ पता चला, ये दोनों मकसद के लिए है। तो मैं आपसे पूछूंगा भी तीसरा मकसद कौन सा है। ये बोथ यूज ही हो सकते हैं ना, या सिंगल यूज हो सकता है, या बोथ हो सकते हैं। सिंगल यूज क्या है, ऑफिस का या पर्सनल, यही है ना। अगर बिजनेस में है तो वो हम उसका कुछ भी नहीं करेंगे, पर्सनल है तो 10%। तो बोथ यूज, इफ द व्हीकल इज परचेज बाय द एम्प्लॉयर 5% of the cost of the vehicle to the employer at inception। होती ही वैसे ये इंसेप्शन पे है, लिखने की जरूरत तो नहीं है। इफ द व्हीकल इज टेकन ऑन लीज, इसको फाइनेंस लीज कहते हैं। लीज, लीज दो तरह की होती है, एक होती है फाइनेंस लीज और एक होती है ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज रेंट ए कार वालों को कहते हैं। हम क्या वो लिखते हैं रेंट ए कार, हम उसको टेक्निकली ऑपरेटिंग लीज कहते हैं। 5% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द व्हीकल एट द कमेंसमेंट ऑफ द लीज। जब आपने लीज शुरू की थी उस वक्त वैल्यू क्या थी। फॉर पर्सनल यूज ओनली इफ द व्हीकल इज परचेज बाय देम, फिर सेम वही है, बस इसमें आपने क्या करना है, 10% करना है। यहां लिखा हुआ है, सिर्फ आपके लिए एक नोट लिखा है, मार्केट वैल्यू does not include finance charges and therefore finance charges including the lease is not taxable। इससे क्या मुराद है, गाड़ी है फॉर एग्जाम्पल के 4.5 मिलियन की, तो मुझे बैंक वाला 4.5 मिलियन रुपए तो नहीं देगा। तो कहेगा जनाब मैं 6 मिलियन पे आपको दे रहा हूँ, तो उसने अपना भी तो 15 लाख रुपए कमाया कि नहीं। तो मुझे इससे गर्ज नहीं है, मुझे गर्ज ये है कि उस वक्त मार्केट वैल्यू कितनी थी। तो ऑब्वियसली नई गाड़ी की मार्केट वैल्यू वही होती है जिस पे खरीदी जाती है। तो मैं फिर 4.5 मिलियन का ही 10% लूंगा, यानी इसमें फाइनेंशियल चार्जेस को ऐड। ऑब्वियस है कि एफएमवी के अंदर इंटरेस्ट सूद शामिल नहीं होता, ये मैं आपको बता चुका हूं। अच्छा, एक रूल और बता दिया गया आपको कि अगर मुझे गाड़ी दी गई और मेरी सैलरी में से कुछ चीजें, कुछ पैसे काटे गए उस सैलरी के यूज के लिए, तो वो बेनिफिट में से माइनस कर दें। बेसिक रूल आपको मैं बता चुका हूँ, जेनेरिक रूल, बेसिक रूल आपको। मिसाल अभी हम लेते हैं, मेरा एम्प्लॉयर कहता है यार इमरान मैं आपका हर महीने 5,000 रुपया पर मंथ मैं आपका सैलरी में से इकट्ठा करूंगा, यानी साल का 60,000 रुपया मैं आपका ये माइनस करूंगा। गाड़ी हम देंगे लेकिन 5,000 रुपया हम आपसे हर महीने सैलरी में से माइनस कर दिया करें। गाड़ी है जी 5 मिलियन की, पर्सनल यूज में है, 10% कितना हो गया, 5 लाख। ठीक है, इसमें से 60,000 माइनस कर दें, 440 जो है ये मेरी सैलरी में चला जाएगा। ये रूल आपने हर जगह अप्लाई करना कि जो भी इंप्लॉय की कंट्रीब्यूशन होगी उसको बेनिफिट नहीं लिया जाएगा। वो एयर कंडीशनर प्रोवाइड किया जा रहा है, कुछ सर्विस दी जा रही है, बच्चों की फीस दी जा रही है, मेडिकल का कोई भी ट्रीटमेंट है, लोन है, कुछ भी है, जो इंप्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा वो आप उसमें से क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। राइट।
ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन है, रूल ऊपर खत्म हो गया। ये देखें यहाँ खालिद साहब ने मेरे ख्याल एक एग्जांपल दी है। इफ एन एम्प्लॉय प्रोवाइड्स ओल्ड कार, अ कार वाज परचेज्ड बाय द एम्प्लॉयर 3 years ago at रुपीज 15 लाख एंड इट्स फेयर मार्केट वैल्यू इज नाउ 1 million, देन 5 or 10% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर शैल बी इंक्लूडेड। तो इसको नहीं बल्कि इसी वैल्यू का लिया जाएगा। अच्छा, अगर कन्वेंस अलाउंस बता दिया जाए तो वो टोटली टैक्स है। हाउस, जैसे हाउस रेंट अलाउंस है ना, उसको वो टोटली टैक्सेबल होता है। अलाउंस मीन फिक्स अमाउंट मुझे दे दी जाए कि इमरान साहब ये ₹1,00,000 हम आपको हर महीने देंगे, आप अपने घर में ठहर जाएं, आप किसी साथ वाले के घर में ठहर जाएं, दाता साहब जाके ठहर जाएं, जहां मर्जी ठहर जाएं, हमें कोई इससे मसला नहीं है। तो वो क्या होगा टोटली उस। ये हम बात कर रहे हैं पर्क्स की, फैसिलिटी की बात कर रहे हैं। दो फैसिलिटी मैंने अभी तक पढ़ाई है आज, अकोमोडेशन और घर और गाड़ी, घर और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके पास हवादार घर है, उसकी सवारी अपनी है और उसका रिस्क अल्लाह ताला ने उसके अपने शहर में लगा दिया, वो अमीर आदमी है। वो क्या है? अमीर आदमी। हवा घर उसका, यानी हमें कहा गया कि घर बनाओ तो सोसाइटियों में आजकल तो घर हवादार ही बनते हैं, राइट। आपने बस ये दुआ करनी है अल्लाह ताला से, जल्दी नहीं मचानी आपने, उजरत नहीं करनी कि यार मेरी शादी हो और फौरन मेरे पास एक घर भी होना चाहिए, गाड़ी, सर ने कहा था घर भी होना चाहिए, गाड़ी भी होनी चाहिए। वक्त के साथ साथ चीजें मिल जाती हैं इंसान को। अल्लाह ताला ने एक वक्त, अल्लाह ताला बाज़ बात आजमा रहे होते हैं। सीए के स्टूडेंट की तो बहुत ज्यादा आजमाइश आती है। पहले तो हमारी आजमाइश सारी की सारी आई कैप के साथ लगी रहती है, 4-5 साल तो हम इसी से फारिग नहीं होते। यहाँ अच्छी खासी है। बहुत सारे लोग सीए करने के बाद दाढ़ी इसलिए रख लेते हैं कि यहाँ अल्लाह ताला उनको दिखाते हैं कि मैं हूं, कि जितनी भी तुम मेहनत करोगे पास मैंने ही करना है। रिजल्ट लैसल इंसान इल्ला मासा, इंसान को सिर्फ कोशिश दी गई है, उसने कोशिश करनी है। लेकिन जो कोशिश ही नहीं करता उसको रिजल्ट नहीं मिले। आप पीर साहब से 100 दफा दुआ करवा लेंगे, या आप पीर साहब आपकी आप मुस्तजाबुद दावत है, मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे बेटा अता करें, वो 100 साल आपके लिए दुआ करते रहे, तो एक दिन पीर साहब आपसे पूछें कि हाँ भाई क्या खुशखबरी है, उन्हें कहा जी रिश्ता कोई नहीं मिल रहा, तो कहेगा फटे मुंह तेरा भाई। तो समझ आ रही? तो इंसान के लिए अपनी, ये हम हर नमाज में कहते हैं इय्याक नस्ताईन, कि यार मैं अपने पूरी कोशिश करूंगा, आपने मेरी मदद कर। तो इसलिए जो मुसलमान होता है ना, जब वो कोशिश करता है उसको उसका रिजल्ट नहीं मिलता, वो खुदकुशी की तरफ नहीं जाता। सुसाइड इसलिए हराम है ना कि आपको अल्लाह पे यकीन नहीं था, आप अल्लाह के फैसले पे खुश नहीं हुए, अल्लाह ने आपके साथ कुछ किया। मेरा जो भी रिजल्ट आता था अल्हम्दुलिल्लाह मैं नवाफिल अदा करता था, और वो नवाफिल जो फेल होने के बाद अदा किए जाते हैं उसकी तो क्या ही बात होती है। गिला नहीं करता था, मैं कहता था कि यार अब आपको, आप खुश हैं इस बात से कि मेरा रिजल्ट ठीक नहीं आया, मैंने मेहनत तो की थी आपके सामने, आप जानते हैं इस बात को, दिन रात में लगा रहा, मेरा रिजल्ट ठीक नहीं आया, लेकिन कोई नहीं, आप खुश हैं तो मैं भी इस पे खुश हूँ। खुश तो नहीं होता था, दिल तो मेरा दुखी होता था, 2-3 दिन तो दिल ही करता था कि सीए छोड़ दें, ये हालत रहती है 2-3 दिन जो है। लेकिन मैं कहता था यार अब आप पहले मेरी आदत थी, मैं हर पेपर से पहले 2 नफल पढ़ के घर से जाता था। जब आता था जैसा भी पेपर हो फिर मैं 2 नफल पढ़ता कि यार अब शुक्र है फिर, आज जो मेरे से हो सका मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता, मैंने अपनी पूरी कोशिश की। रिजल्ट अच्छा आया बुरा आया, फिर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि यार अब ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि शायद अल्लाह को मेरी ये अदा पसंद आई है, अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर करम किया कि मेरी इससे जान खलासी हो गई है। तो ये बड़ी, एक जिस दिन मैंने सीए क्वालिफाई किया मोटरसाइकिल थी मेरे पास, तो मैं जा रहा था, मेरे करीब से गाड़ी बड़ी तेज गुजरी, तो मुझे बड़ी उस पर तप चढ़ी, मैं कहा यार ये पहला दिन है चार्टर्ड अकाउंटेंट का, कोई थोड़ा सा ख्याल करो, थोड़ा सा तो जिंदगी गुजारने दो। तो बड़ा मजा आता है जब आप क्वालिफाई करते हैं। ले ली, Mr. Akmal is working as a senior engineer in a local company. The information relevant to his employment for the year is basic salary per month
इसको आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितनी आ गई? ठीक हो गया। रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय द कंपनी, कहानी खत्म। ना रेंट गिवन है, कुछ भी गिवन नहीं है, बस ये बता दिया कि इसको रेंट फ्री अकोमोडेशन से मुराद है रेंट फ्री। फ्री है ये अकोमोडेशन, क्या है? रेंट हम देंगे। प्रैक्टिकली वो इन्होंने कैडर बनाए होते हैं, डायरेक्टर का ये कैडर है, उसको इतना देंगे, उसको इतना देंगे, इस तरह के होते हैं। कंपनीज के अपने घर भी होते हैं, कंपनी अपना भी घर दे दे, रूल यही लगना है, ये बात याद रखें। अब इसमें कुछ भी नहीं है, क्या करें? वो एक लिमिट तो है ना हमारे पास 45% वाली, भी एक लिमिट तो है ना, तो हम वो करेंगे 45% ऑफ द बेसिक सैलरी, ये ले लेंगे। अगर ए लिमिट नहीं है, बी तो है ना, तो उसका कितना आ जाएगा? 6,48,000। ये सैलरी में चला जाएगा। कार प्रोवाइडेड बाय द कंपनी ऑन 1 2008 है, 1 Feb X8 फॉर ऑफिस एंड पर्सनल यूज। पहली बात है कि इसका कितना लेंगे? 5%। फरवरी में गाड़ी दी गई है, तो 5/6, तो इसका कितना लेंगे कॉस्ट का? ये आ जाएगा 2 million इंटू 5% इंटू मैं आपको नहीं आजमा रहा था, मेरे से गलती जी। कितना है? देखिए, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, ये याद रखें, बार बार मैं क्लेम करूंगा। मैंने सालाना फीस देनी होती है, मुझे अब कोई एग्जाम, तो आपने एहतियात करनी, गलती आपसे ना हो, पेपर आपने देना जी। 41 कॉमा जरूर लगाना है। हाँ जी, 667 गलत है। 41,000 है, 4,16,000 है, 41,667 तो गलत है ना। 667 कॉमा इसीलिए लगाया जाता है ना। जी सर। 3,000 पर मंथ इज बीइंग डिडक्टेड फ्रॉम हिज सैलरी ऑन अकाउंट ऑफ कंपनी मेंटेन्ड कार। ऐसी सिचुएशन में इसको मेन कॉलम में नहीं लेकर आएंगे, आप करेंगे 667 माइनस 3,000 इंटू, हाँ ये मैंने जानबूझ के गलती की ताकि आपको समझ आए कि 5 से मल्टीप्लाई करो, 15 40 नहीं हो सकता यार, इतना तो मैं इतनी लोकल मुझे 14 में से 15 माइनस करेंगे, 4 ही तो नहीं आ सकता जवाब। थोड़ा सा मैथ मुझे भी आता है, आप तो बिल्कुल ही मुझे, आप किस लेवल पे मुझे ले गए जी। 26,667 जी। अब सवाल ये है, आप कहेंगे सर ये वाली कैलकुलेशन करनी है या डायरेक्ट कैलकुलेटर पे कर लें? बिल्कुल करनी है, इसके बगैर नहीं होनी, ये बात याद रखें। एग्जामिनर या मैं समझे अगर आपका पेपर चेक कर रहा हूं, तो मैंने एक चीज देखनी होती है, वो क्या? मैंने आपको दिया था 1,20,000, आपने पका के बना लिया 1,440, तो मैंने ये पूछना कैसे पकाया इसे, इसकी पकवाई कैसे की है, तो आपने इसकी पकवाई ये एग्जाम में लिखनी है, क्योंकि अब कंप्यूटर तो नहीं है ना आपके सामने, अब तो हाथ से लिख रहे हैं। ये कैसे आया, मैंने तो एग्जाम में नहीं दिया, आप बताएंगे ऐसे आया। ये वैल्यू कैसे आई है, आप इसकी बताएंगे इनर कॉलम में अंदर। समझ आ रही कितनी वैल्यू आई? 41 लाख टू 1, 2 के आगे क्या लिखूं? देख 14
जी 21 211 अब जरा ये बात सुनो, कभी किसी को अमाउंट बतानी हो ना फर्म के अंदर भी, इसका तरीका सीखो कैसे बताई जाती है, आइंदा भी मुझे आपने ऐसे ही बताना। ये ना 2 मिलियन, तो मैं हर 3 के बाद कॉमा लगाता हूँ, तो आपने बोलना है 2, फिर ये 3 बोलने हैं। जब आप थोड़ा सा पॉज देंगे ना तो मुझे पता चलेगा आप कॉमा मेरे से लगवा रहे हैं। आप बोलेंगे 2114667। इंसान के दिमाग के ऊपर जो रिसर्च हुई है, इंसान फौरन जो चीज सीखता है वो 3 डिजिट फौरन सीख लेता है। अरबी के 90% से ज्यादा अल्फाज सलासी हैं। सलासी मुजर्रद यानी 3 हरफी है। रब रा बा बा, जहाबा जाहा बा, फाला फा आइन लाम। इसी तरह जैसे पेल है, 3 लफ्ज है। HBL है, 3 लफ्ज है। आई कैप को हम इसलिए मजबूरन ICAP कोई भी नहीं बोलता, क्योंकि इंसान में लुकनत इल्लत पैदा होती है। इसको इल्लत कहते हैं जुबान में बोलने में। जब वो बोलेंगे ना ICAP में पढ़ता हूं, तो थोड़ा सा लंबा होता है, तो इस ये आई कैप कोई लफ्ज नहीं है, ये बना लिया गया है। वो आई कैप में पढ़ता हूं जी, आई कैप इटसेल्फ नथिंग। ये इल्लत को दूर करने के लिए हमने आई कैप इसे कहते हैं। समझ आ रही है? तो आप जिंदगी में देखिएगा ज्यादा जो एक्रोनिम्स होंगे वो 3 अल्फाज के ऊपर होंगे। DHA, समझ आ रही है ना? CA इससे भी छोटा है। ये इंसान, तो इसलिए ये 3 का लफ्ज जो है, ये कभी किसी को बताए तो वो जल्दी से। अब बोलेंगे ना 21, तो मुझे नहीं समझ आ रही थी मैंने कॉमा कहाँ लगाना, हालांकि मुझे पता था कि 21 लाख बन रहा है। लेकिन आप जब मेरे से कम्युनिकेट करें तो आपने मसलन ये बताना ना, आपने 1.4 मिलियन, तो आप बोलेंगे 1440000 या 1.44 मिलियन। ठीक है ना? इसको इसको पढ़ेंगे 648,000, 640। तो ये बात थी आज पहले जो हमने बात की, कि हमने वो जो 5 हेड्स ऑफ इनकम थे, सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम, इनमें हमने एक एक अमाउंट तक पहुंचना होता। जितनी भी आपको चीजें गिवन होंगी उसको बना के हमने एक डिश तैयार करनी होती है। ये बात आपने जहन में वो रखनी है जी। वो कर लें, ज्यादा प्रिसाइज कर लें, वो कोई मसला नहीं। हमारा एग्जामिनर कहता है कि मल्टीपल आंसर्स आर एक्सेप्टेबल, इससे फेयर नहीं होनी आपने करनी। एग्जामिनर आई कैप हमें कहता है कि मल्टीपल आंसर्स आर एक्सेप्टेबल, हम आपके एक से ज्यादा सोल्यूशन भी एक्सेप्ट करते हैं। और जब ये कमेंट्स हमसे मांगते हैं तो हम मल्टीपल सोल्यूशन देते हैं इनको, हर साल हमसे मांगते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट से जो इनके लूप में है। ये भेजते हैं जी इसका कोई और सोल्यूशन भी आपके जहन में है जो एक्सेप्टेबल है, तो हम बताते हैं यार इसका ये सोल्यूशन भी हो सकता है, इसलिए इससे आपने फियर नहीं करनी। अच्छा जी, जो आखिरी बात है आज की आखिरी मिनट में, इसके अलावा कोई भी एसेट यूज में दिया जाए किसी एम्प्लॉय को, तो उसकी जो डिप्रिसिएशन होती है वो आपकी बेनिफिट होता है। एम्प्लॉयर की डेप्रिसिएशन जो चार्ज करेगा आपका वो बेनिफिट गिना जाएगा। एयर कंडीशन, एयर कंडीशनर है, टीवी है, LCD है, वो मैं कहता हूँ यार मैं इस्लामाबाद गया हूँ, मैं कहता हूँ यार मैं इधर अकेला हूँ, मेरी सारी फैमिली है, तो मुझे कम से कम LCD तो लगा के दे। और वहां मैं कहता हूँ यार ये गीजर भी लगा के दें, इलेक्ट्रिक जो है, ये कौन सा गीजर है, कभी गैस आती है कभी नहीं आती, समझ आ रही ना, वो भी एडिशनल मुझे लगवा के देते हैं। तो जितनी चीजें बाकी दी जाती हैं किसकी हैं, वो कंपनी की। कंपनी अपनी किताबों में क्या शो करेगी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, तो उसको डिप्रिसिएशन चार्ज करेगी नहीं करेगी, तो वो डिप्रिसिएशन इसकी इसकी सैलरी में ऐड होगी, वो माइनस करेगी अपनी डिप्रिसिएशन और आपकी सैलरी में उसको ऐड किया जाएगा। तो ये था जी आज का हमारी चीजें थी। कितनी चीजें हमने डिस्कस की हैं जी, एक क्वेश्चन है। खालिद साहब की बुक आ गई है जी, बिलाल से पूछ के फिर बता दीजिएगा, आ जाएगी बस आज कल में जी। अकोमोडेशन, घर,
गाड़ी, घर और गाड़ी। गाड़ी, दो चीजें बेसिक हमने, और एक था सैलरी अगर हमें रेट में मिलेगी तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।